इस विचारोत्तेजक संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश ही नहीं देश की पत्रकारिता के दैदीप्यमान नक्षत्र, शब्द ब्रह्म के उपासक और आप सब सुधीजन, खासतौर से मेरे दाहिनी ओर जो लोग बैठे हुए हैं पत्रकारिता के नवांकुर, आज सारी बात आप सबको ही संबोधित है यूं मान लीजिए। मुझसे पहले जो तीन प्रमुख वक्ताओं ने अपनी बात कही वे सीधे आपको ही संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत आपकी ही पीढ़ी को सच समझने की है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले एक दो छोटे छोटे संदर्भ मैं जोड़ना चाहता हूं खुद से और इस इंदौर शहर से। सबसे पहला तो यह कि ये इंदौर शहर, मैं इसलिए इसकी धरती को प्रणाम करता हूं कि मेरे आदर्श पूज्य महात्मा गांधी इस शहर में 2 बार आए थे। गांधी जी मध्य प्रदेश में अपने पूरे जीवन काल में 2 बार आए थे और 10 बार आए थे, जिसमें से 2 बार वे इंदौर में आए। और अब से आसपास का ही महीना है, 28 मार्च 1918 को मोहनदास करमचंद गांधी पहली बार जब इंदौर आए थे तो यहाँ जो आपका टाउन हॉल है, जिसको उस समय महात्मा गांधी टाउन हॉल कहा जाता है, उस वक्त किंग एडवर्ड हॉल कहलाता था। और वे जिस उद्देश्य से आए थे उस सभागार में, वो हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था, जिसकी सदारत, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। लगभग 103 वर्ष पहले इसी शहर में गांधी जी हिंदी का परचम फहराने आए थे और यहां से उन्होंने 5 हिंदी के दूत दक्षिण के राज्यों में भेजे थे। अपने बेटे को भी उसमें दूत बनाया था उन्होंने। और दूसरी बार वे अप्रैल 1935 में इंदौर आए थे। तो मैं इसी पुण्य धरती को, इस धूल को प्रणाम करता हूं जहां गांधी जी ने अपने चरण रखे थे। जिन 5 महान विभूतियों की पत्रकारिता के शलाका पुरुषों की स्मृति में यह समारोह संबोधित है, समर्पित है, मैं बड़े गर्व से यह कहना चाहता हूं कि उनमें से 2 लोगों के साथ मेरा सीधा तादाम्य रहा। 2 लोगों का आशीर्वाद मुझे सीधे मिला है। परम पूज्य माणिकचंद वाजपेयी जी स्वदेश समूह के प्रधान संपादक थे और सन 1990 में मैं ग्वालियर स्वदेश में रिपोर्टर था। माननीय माणिकचंद वाजपेयी जी का कद और उनका बड़प्पन क्या था, इसका मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। वे कभी कभी विशेष संपादकीय लिखते थे। उनकी हैंडराइटिंग बड़ी क्लिष्ट थी। मुझे आज भी याद है, न्यूज प्रिंट के लंबे लंबे पन्नों पर जो प्रिंटिंग एरिया में से बचे हुए कागज होते हैं, वे एक कागज का टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होने देते थे। उस पर वे संपादकीय लिखते थे और दोपहर में वे संपादकीय लिखकर मुझ जैसे किसी रिपोर्टर को, लोकेंद्र पाराशर को, जो आजकल बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, हम सब लोग साथ में काम करते थे, हम जैसे नन्हे मुन्ने पत्रकारों को वे अपना संपादकीय दे जाते थे, ये कहकर इसे पूरा पढ़ लेना, कोई भी गलती हो तो इसे दुरुस्त करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा अधिकार है। मैंने उन माणिकचंद वाजपेयी जी के सानिध्य में पत्रकारिता सीखी है। दूसरे परम पूज्य प्रभाष जोशी जी, मेरी पहली पुस्तक जो यूरोप का यात्रा वृतांत है, ट्रेवलॉग है, उसकी भूमिका प्रभाष जी ने लिखी है। ये मुझ जैसे निरक्षर भट्टाचार्य के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभाष जी ने मेरी किताब पर भूमिका लिखना स्वीकार किया था। ये 2 संदर्भ मुझे इस अवसर, इस संगोष्ठी में गर्व से भर देते हैं कि मुझ जैसे बहुत ही साधारण पत्रकारिता के विद्यार्थी का भाग्य ऐसा था कि ऐसे 2 महान संपादकों का सानिध्य मिला। जिन युवा पत्रकारों, पत्रकारिता के विद्यार्थियों को लेकर बात हो रही है, तो वे डर रहे होंगे कि यहां अलग अलग तरीके के मत आ रहे हैं। ये मतांतर ही लोकतंत्र का आभूषण है। मेरे युवा साथियों, मैं आपको यही बात आज कहने आया हूं कि ये लोकतंत्र सिर्फ इसलिए सुंदर है, सिर्फ इसलिए सुदृढ़ है कि यहां पर हितेश शंकर कुछ और सोचते हैं, प्रखर श्रीवास्तव कुछ और सोचते हैं, अशोक वानखेड़े कुछ और सोचते हैं और डॉक्टर राकेश पाठक कुछ और सोचते हैं, और हम सबको अपनी अपनी बात कहने की आजादी है। लेकिन आज इतनी ऐसी बातें होंगी कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत कमजोर तने वाले अभी नए नए लोग हैं, तो बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर,
इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इन नाजुक तने वाले दरख्तों को खाद पानी देने की जिम्मेदारी हम सब की है। जैसा कि अभी कहा गया कि हम लोग सेतु हैं आप सबके बीच। तो आज जो हम लोग बात करेंगे उस पर आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जड़ों में वही खाद पानी जाए जो आपको पुष्पित और पल्लवित करे, और यह सत्यान्वेषण आपकी जिम्मेदारी है। सच कहीं बीच में ठहरा हुआ होगा। हितेश शंकर जी और प्रखर श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश पाठक और अशोक वानखेड़े के कहे गए सच के बीच। तो सबसे पहले एक पत्रकार होने के लिए आपको संदेह करना सीखना होगा कि हम सब में से, या मेरे बाद आदरणीय पंकज जी, हरीश पाठक जी और शीतल पी सिंह जी भी अपनी बात कहेंगे। तो वो जो सत्य है वो हम सबके विमर्श में से निकल कर आएगा। तो हमारी कही हुई बात, हम सब में से, सबकी कही हुई बात में से आपको उस कसौटी पर खुद परखना है कि सच इसमें से क्या है, पूरा सच क्या है। बात नेहरू जी की आई थी। नेहरू जी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। तो जब देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया था कि आपको किस तरह की प्रेस चाहिए, अनुशासित और नियंत्रित, या थोड़ी अनुशासनहीन लेकिन आजाद, पूरी तरह स्वतंत्र। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे ऐसी प्रेस चाहिए, ऐसा मीडिया चाहिए जो भले थोड़ा सा उच्छृंखल हो, अनुशासनहीन हो, किंतु उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र में संपूर्ण बहुमत वाला प्रधानमंत्री जैसा चाहे वैसी व्यवस्था कर सकता था उस वक्त। आज हम सत्ता के मद में 330 सीटों वाले, देवताओं के भी राजा, भगवान विष्णु के 11वें अवतार, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तथागत गौतम बुद्ध के अवतार हमारे सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद सवाल पूछने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये जो मैंने उपाधियां दी हैं, ये जो मैंने बातें बताई, ये मेरी नहीं है, उनकी ही पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं के कहे हुए शब्द हैं। इसके बावजूद उनसे सवाल पूछना ईश निंदा नहीं है। याद रखिए, जो चुने हुए प्रधानमंत्री होते हैं, जो चुने हुए शासक होते हैं, उनसे सवाल पूछना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है, सच्चा युग धर्म है, जैसा कि भाऊ अशोक जी ने कहा। और ये सवाल कोई पहली बार नहीं पूछ रहा है। ये लोकतंत्र, ये मीडिया, ये पत्रकार, आजादी के बाद की एक लंबी फहरिस्त में आपको गिना देता हूं, मेरे पास है। जैसा कि शुरू में कहा था, हितेश जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आजादी के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि पत्रकारिता और मीडिया किन से सवाल पूछे, क्योंकि उससे पहले तो विदेशी शासक थे, उनसे सवाल पूछना तो धर्म था। लेकिन अब तो ये अपने ही हैं, शासन करने वाले भारत के ही लोग हैं। लेकिन सत्ता के बारे में एक किंवदंती है कि सत्ता अपने साथ विकृतियां लेकर आती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी और उनकी सरकार और उसके बाद की सरकारें भी विकृतियों के कारण सवालों के घेरे में रही। आपकी पीढ़ी में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, ये मैं फहरिस्त सुना देता हूं नेहरू युग की। और इस सारी फहरिस्त को सामने लाने का काम किसने किया था? मेरे और आपके जैसे, इन जैसे पत्रकारों ने। पंडित नेहरू के समय कृष्ण मेनन का जीप घोटाला हुआ, नागरवाला कांड हुआ जिसमें टीटी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा, चीन युद्ध हुआ, सिराजुद्दीन कांड हुआ, शास्त्री युग में प्रताप सिंह कैरो का कांड हुआ, इंदिरा गांधी में अंतुलिका प्रतिभा प्रतिष्ठान हुआ, तानाशाही के तौर तरीके हुए, आपातकाल लगा, जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई को सीआईए का एजेंट कहा गया, मोरारजी भाई को। सैमुअल हर्ष ने एक किताब लिखी प्राइस ऑफ पावर, उसमें कहा गया कि सीआईए से पैसे लेते हैं। ये सब खबरें भी छपी अखबारों में। राजीव गांधी का युग तो हमारे और आपके सामने है। बोफोर्स कांड, प्रशासनिक नाकामियां, नरसिंह राव के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चे का कांड, अटल युग में एनरॉन का समझौता, रिलायंस प्रमोद महाजन का रिश्ता, मनमोहन सिंह का समय, आप सब तो पढ़ रहे थे तब स्कूलों में। ऐसा कौन सा घोटाला है जिसे हमने आपके सामने लाकर नहीं रखा? 2G, 3G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम। ये फहरिस्त मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि 2014 की मई माह की उस पवित्र पावन संध्या में जब ईश्वर के अवतार ने धरती भारत भूमि पर कदम रखा, उससे पहले भी हम सब सवाल पूछते थे। हमें किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। आपने इन सब खबरों की वजह से यूपीए की 10 वर्ष की सरकार में जाना कि क्या क्या अनियमितताएं हुई। मेरे जैसे लोग, मैं संपादक था उस पूरे दरमियान, उस पूरे 10 साल। नवभारत और नई दुनिया में प्रथम पृष्ठ पर मैंने संपादकीय लिखे हैं। आप जैसे विद्यार्थियों को चाहिए कि शोध कर लें जाकर नई दुनिया के दफ्तर में। यूपीए के समय, अन्ना आंदोलन के समय, बाबा रामदेव के आंदोलन के समय पहले पेज पर नाम से संपादकीय लिखता था मैं।
तब कोई भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का कार्यकर्ता मुझे ये नहीं कहता था कि आप भाजपा ही हैं। न कांग्रेसी मुझसे ये कहते थे कि मैं भाजपा का एजेंट बनकर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ संपादकीय लिख रहा हूं। ये बदला हुआ निजाम है जिसमें सरकार से सवाल पूछना पाप है, जिसमें सरकार से सवाल पूछना ईश निंदा है। और कौन सी सरकार और कौन सा सवाल पूछ रहे हैं हम सिर्फ यही तो पूछ रहे हैं कि भाई ये मार्कशीट जिस फॉन्ट में बनी है, ये फॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट ने उस साल में बनाया ही नहीं था। क्या यह सवाल पूछना देशद्रोह है? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की मार्कशीट नकली है, फर्जी है, तो यह सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की मार्कशीट भी फर्जी होती तो मैं पहला आदमी होता यह सवाल पूछता कि ये जिस फॉन्ट में बना, ये फॉन्ट उस सन में बना ही नहीं था, फिर ये मार्कशीट, ये सर्टिफिकेट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैसे बनाकर दे दिया? ये सवाल मैं तब भी पूछता। मैंने 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह से बहुत सवाल पूछे, हर टेलीविजन चैनल पर जिस पर गेस्ट के रूप में जाता था या अखबार में संपादकीय के रूप में, लेकिन तब मुझे कभी कोई नहीं कहता था कि मैं देशद्रोही और मैं पाकिस्तान के हक में बात कर रहा हूं। सवाल कौन से पूछे जा रहे हैं? चीन की बात हुई। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैंने डॉक्टरेट किया सैन्य विज्ञान में, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। दुनिया के सारे युद्ध पढ़े हैं मैंने, लेकिन दुनिया के इतिहास का, हजारों साल के सैन्य विज्ञान के इतिहास का पहला हमला है कि जब एक आक्रांता देश का नाम पीड़ित राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपनी जुबान पर लाने से डर रहा है। यह सवाल आप पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पूछा जाना चाहिए कि गलवान घाटी में जो 20 जवान शहीद हुए, वे किस आकाशगंगा के, किस ग्रह के, किस देश के सैनिकों के हमले में मारे गए थे, कहां शहीद हुए थे? और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उस हमलावर राष्ट्र का नाम नहीं लेते तो हम सवाल पूछते हैं। हमने और हमारे पुरखों ने 62 के चीन युद्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ क्या नहीं लिखा था? कैसे कैसे प्रदर्शन उनके खिलाफ नहीं हुए थे? संसद को घेरा गया था, संसद के भीतर खड़े होकर उनकी ही पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के सांसद त्यागी जी ने उनकी आलोचना की थी। तत्कालीन विपक्ष संसद को घेर कर बैठा था और कैसे कैसे नारे लगाए गए थे। तब देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि यह देशद्रोह है मुझसे सवाल पूछना। हाँ, उनकी नाकामी थी चीन युद्ध, आज भी हम कहते हैं इतने सालों बाद। आपातकाल लोकतंत्र की काल रात्रि थी, हम कहते हैं सीना ठोककर। हम राहुल गांधी के सामने खड़े होकर कह सकते हैं, हम सोनिया गांधी के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि आपातकाल लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है पत्रकारिता के साथ, हमसे जो सवाल पूछने के एवज में हमें जो कुछ कहा जा रहा है, ये तो आपातकाल में भी नहीं कहा गया। जो लोग इंदिरा गांधी का विरोध करते थे उन्हें भी देशद्रोही कोई नहीं कहता था। और यह दुनिया की सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिमान सरकार, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हर आंदोलन, हर जन प्रतिरोध को सत्ता और उसके समर्थक पूरी तरह से विदेशियों के हाथों में खेलता हुआ बता रहे हैं। और किसके हाथ में? किसान आंदोलन में चीन का हाथ बताया जा रहा था। कौन सा चीन? वही चीन जिसके प्रधानमंत्री को हम झूला झुला रहे थे, राष्ट्रपति को। वही चीन जिसके साथ हमारा इतिहास का सर्वाधिक कारोबार इन्हीं 6 वर्षों में हुआ है। इन्हीं 6 वर्षों में हुआ, और गलवान घाटी कांड के बाद भी हमारा कारोबार कम नहीं हुआ। ये आंकड़े सरकार के ही हैं। आपसे चीन की झालरें तोड़ने को और बहिष्कार करने को कहा जाता है, और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चीन की कंपनियां आर्थिक मदद देती हैं। तो सवाल हम पूछेंगे। और जिस मीडिया के भरोसे को लेकर बात हो रही है आज, मूल विषय यह था कि टूटता हुआ भरोसा और बढ़ता हुआ गुस्सा। यह दरअसल समाज का एक संक्रमण काल है, भरोसे के टूटने का, भरोसे के दरकने का समय है। व्यक्ति का समूह पर, समूह का समाज पर, समाज का राष्ट्र पर, और राष्ट्र का अपने नागरिकों पर भरोसा, तंत्र का अपने नागरिकों पर भरोसा, नागरिकों का तंत्र पर भरोसा, शासकों पर भरोसा टूट रहा है। घर के निजी रिश्तों से लेकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक यह अविश्वास फैला हुआ है, और इस अविश्वास को, इस गैर भरोसे को फैलाने का काम, इस आग में घी का काम मीडिया कर रहा है। मैं ऐसा सब कहते हुए उन शब्दों पर नहीं जाऊंगा, न किसी व्यक्ति का नाम लूंगा। सामान्य तौर पर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम इसलिए लिया जाना आवश्यक है कि वे देश के भाग्य विधाता हैं। उनकी बनाई हुई नीतियों से देश आलोड़ित होता है, प्रभावित होता है। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम और आपने उन्हें वोट देकर चुना है।
बाकी और किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी गोदी मीडिया का नाम लूंगा, ना मैं किसी और नेता का नाम लूंगा, आप सब जानते हैं। तो ये मीडिया जो गैर भरोसा कायम करने का काम कर रहा है, उसकी बानगी देख लीजिए। एक तो बहुत छोटे छोटे उदाहरण से अपनी बात कहूंगा। कोरोना काल में हम सब ने देखा लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल सफर कर रहे थे। आप जानते हैं, ये गोदी मीडिया जिसको कहा गया, मैं उस गोदी नहीं कहना चाहता, सत्ता के समर्थन में बैठा हुआ मीडिया, उसका हुक्का भरने वाला मीडिया, उन मजदूरों को भी देशद्रोही बताने पर उतारू हो गया था कि ये क्यों चल पड़े हैं। तब सवाल यह पूछना चाहिए था कि लाखों मजदूरों के विस्थापन के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, सरकार को क्या करना चाहिए था। और मैं एक सर्वे आपको याद दिलाता हूं, उसी कोरोना काल में, उसी लॉकडाउन पीरियड में एक चैनल ने सर्वे दिखाया कि 92.5% लोगों ने सरकार के इंतजामात को कोरोना काल में इस परिस्थिति से निपटने में सरकार की भूमिका की प्रशंसा की। ये 92.5% लोग देश के किस कोने से आए थे, वे कौन लोग थे हमारा आप नहीं जानते। सर्वे की भूमिका तो आप सब जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे से सत्ताधारी सब सुखी रहते हैं। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया, करेंसी को लेकर, और उनका बयान सरकारी आंकड़ों से ही खारिज हो जाता है कि नोटबंदी के समय जितनी तरल मुद्रा चलन में थी उससे बहुत कई गुना अधिक चलन में है, लेकिन वे कहते हैं कि मुद्रा का चलन कम हो गया है। हम अगर सवाल पूछते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये गलत है, तो हम पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे होते। प्रधानमंत्री अगर संसद में खड़े होकर किसी कानून की हिमायत करते हुए कहते हैं कि इससे पहले बाल विवाह कानून, दहेज कानून, शिक्षा का अधिकार कानून बिना मांगे बनाए गए थे, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें याद दिलाऊं कि हरविलास सारदा ने 1919 में सेंट्रल असेंबली में अंग्रेजों के समय यह कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, और इस पर लंबी प्रक्रिया के बाद अंग्रेज हुकूमत ने 1930 में 30 अप्रैल 1930 को बाल विवाह निरोधक कानून लागू किया था। लेकिन अगर संसद के पटल पर खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि बाल विवाह कानून बिना जनता के मांगे बना था, तो मेरा फर्ज है मैं उन्हें याद दिलाऊं कि दशकों तक इसके लिए आंदोलन चला था। दहेज विरोधी कानून भी लंबी लड़ाई के बाद इस देश में बना। शिक्षा के अधिकार का कानून प्रोफेसर विनोद रैना जैसे लोगों की लंबे संघर्ष का परिणाम है। लेकिन अगर देश की संसद में खड़े होकर देश का मुखिया, देश का सरनौर मिथ्या वाचन करे, तो पत्रकारिता की जिम्मेदारी है तो उन्हें स्मरण कराए कि तथ्यों और तर्क के आधार पर यह गलत है। लेकिन दुर्भाग्य से हम सब इसके जिम्मेदार हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रहा है या है फरार। अगर आप अभी सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपको उत्तर दे दूंगा, ये ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग, मुझे लगता है अगर आयोजक चाहेंगे तो हम थोड़ी देर बाद सारे बात हो जाए, उसके बाद सवालों के जवाब दे देंगे। तो ये जो टूटता हुआ भरोसा है और इसके कारण समाज में जो गुस्सा बढ़ रहा है, तो जिन्हें ठीक कहा कि समाज में गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन गुस्सा बढ़ने के पीछे झूठ के कारोबार की मूल वजह है। हमारे आसपास सच कहीं नहीं ठहर रहा, झूठ के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। आप सवाल नहीं पूछते कि हिंदुस्तान जो हम गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कुछ लोग देखते हैं, उस देश में आधी रात को एक दुष्कर्म पीड़िता चिता में जला दी जाती है बिना परिवार की सहमति के। आप सवाल नहीं पूछते ये कैसा राष्ट्र बना रहे हैं, उसका क्या गुनाह था? वो अपराधी नहीं थी, वो आरोपी नहीं थी। किसी प्रेम संबंधों में दिल्ली की सीमा पर एक हत्या जिस दिन होती है, उस दिन उसको हिंदू मुसलमान बना दिया जाता है क्योंकि आरोपी मुसलमान है। और उसी दिन इसी इंदौर शहर में, मुझे माफ कीजिए आप में से कितने लोगों को स्मरण है, इसी इंदौर शहर में जिस दिन वो घटना गाजियाबाद की हुई थी, उसी दिन इंदौर शहर में मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाती ने अपनी पत्नी का 3 महीने पहले विवाह हुआ था, घर में कुत्ता बांधने वाली चेन से पहले उसकी जान ली, फिर चाकुओं से गोद डाला। चूंकि आरोपी एक ही धर्म के थे तो आपका हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ता। अभी जिस दिन दिल्ली में एक हत्या होती है आपसी विवाद में,
तो आपका हिंदू राष्ट्र खतरे में पड़ जाता है। और उसी दिन उसी क्षण पंजाब में 5 राष्ट्रीय स्तर के पहलवान गोलियों से भून दिए जाते हैं। आपको हत्याएं उद्वेलित नहीं कर सकती, क्योंकि इस मीडिया ने आपके दिलो दिमाग को इस तरह से ऐसा नैरेटिव फिक्स कर दिया है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो गुस्सा आपको दिलाया जा रहा है कि आप खतरे में, आपका हिंदुत्व खतरे में, आपका राष्ट्र खतरे में है। मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं। भारतवर्ष में मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेकर 1000 शताब्दी से अब तक इतिहास के किसी कालखंड में हिंदुत्व को खतरे में नहीं बताया गया। एक भी किताब आप नहीं बता सकते। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक, गुलाम वंश के शासन से लेकर मुगलों के काल तक, 1857 की क्रांति में किसी ने नारा नहीं लगाया कि हिंदुत्व खतरे में है। और आज 21वीं सदी में आप जैसे बच्चों को यह बताया जा रहा है कि आपका हिंदुत्व खतरे में है, भारतवर्ष खतरे में है। 1857 की क्रांति का एक भी दस्तावेज, उसका नायक एक मुगल बादशाह था, बूढ़ा जर्जर, जो चल भी नहीं पाता था। क्रांतिकारियों ने उसे अपना नेतृत्व दिया था। और 1857 से लेकर 1947 तक भारत की आजादी का राष्ट्रीय संग्राम, भारत की आजादी का संग्राम था, हिंदुत्व की आजादी का संग्राम नहीं था। तो जो लोग आपको ये समझाना चाहते हैं, ये जो नैरेटिव आपके सामने फिक्स करना चाहते हैं कि देश खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, असल में उनकी मंशा खतरे में है, असल में उनकी नियत खतरे में। उन्हें लग रहा है कि ये जो मेरे दाहिनी ओर बैठे लोग हैं, ये जिस दिन समझ जाएंगे कि खतरा असल में उनकी सत्ता को है, उनके उस बहुसंख्यक एकात्म सत्ताधारी सपने को है, एकाधिकारवादी सत्ता के सपने को है, उस दिन उनका वो सपना टूट जाएगा, जिस दिन आप जाग जाएंगे। और मुझे आप पर भरोसा है, इस युवा पीढ़ी पर, किसी भी व्यक्ति, समूह, समाज, राष्ट्र का शीघ्र उत्तेजित होना और शीघ्र पतन उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शीघ्र गुस्से और क्रोध में आना हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है। कि अगर एक बीमारी, एक महामारी जो दुनिया में फैल रही है, उसकी आमद के लिए अगर आपको यह समझाया जाता है कि कोई एक वर्ग विशेष के लोग जिम्मेदार हैं, और आप गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, आपका हिंदुत्व, आपका राष्ट्र खतरे में पड़ जाता है, तो यकीन जानिए कि वे अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आपको ये सब सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो जब ये ऐसा आपसे कहते हैं, तो फिर एक बार फिर पूछिए, जितने नैरेटिव पिछले 6 सालों में आपको जितने बड़े बड़े मुद्दे परोसे गए, आपने उनका एंड रिजल्ट जानने की कोशिश नहीं की। एक सजग, सतर्क राष्ट्र में आप जैसे युवाओं को पूछना चाहिए कि मौलाना साद कहां है। आप जैसे युवाओं को पूछना चाहिए पाकिस्तान का क्या हुआ इतने सारे, तमाम सारी कार्रवाइयों के बाद। आप उस सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल कर सकते हैं, ये देशद्रोह नहीं है। आप पूछ सकते हैं गलवान घाटी के बाद, जैसा कि अशोक भाई ने कहा कि हम कहां तक पीछे चले गए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने कहा था न कोई घुसा है न कोई कब्जा है, तो अब लौट कौन कहां से रहा है। ये सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी है। अगर राष्ट्र और समाज और देश को बचाना है तो सवाल पूछते रहिए। सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं, मुट्ठियों में भी है और चेहरों पर जड़े हैं। सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं, मुट्ठियों में भी और चेहरों पर जड़े हैं। स्पार्टाकस के साथियों की तरह राजपथ के दोनों किनारों पर सदियों से सूलियों पर लटके खड़े हैं सवाल जो सिर्फ किताबों में नहीं, मुट्ठियों में भी हैं। सवाल पूछते रहिए, तभी ये देश और लोकतंत्र बचेगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत